के वीडियो में हमने आपको व्यंजन संधि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई थी। आज हम विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। विसर्ग के स्थान पर जो कोई परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को ही हम विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। तो विसर्ग संधि को समझने के लिए हमें कुछ सूत्रों की सहायता लेनी पड़ेगी, तब जाकर के आपके दिमाग में विसर्ग संधि से संबंधित नियम कंठस्थ होंगे। पहला जो उसका सूत्र है यह है स सजुषो रु। श सजुषो रु। ये सूत्र क्या कहता है कि स और सजुष के स का रे हो जाता है। रे से रू हो जाता है। क्या हो जाता है? रू हो जाता है। छोटा सा है कि स और सजुष के स का रू हो जाता है। रू होने के बाद में उपदेशे अज नुनासिक। उपदेशे अज नुनासिक हलंते यानी उपदेश की अवस्था में यहां जो रूप में स्थित उ है उस उ का क्या हो जाता है? हलंत हो जाता है। हलंत का मतलब लोप हो जाता है। तो केवल रू के स्थान पर क्या शेष रहता है? र शेष रहता है। उपदेशे अज अनुनासिक इत। इस सूत्र के माध्यम से क्या हो जाता है? रू में स्थित उ की हलंत संज्ञा हो जाती है, और हलंत होने का मतलब क्या होता है कि उसका लोप हो जाता है। तो केवल क्या शेष रहता है? र शेष रहता है। इसी प्रकार से हम इसके लिए दूसरा जो सूत्र है वो है खर अवसानयो विसर्गस्य खरवसान्यो विसर्जनीय। इस सूत्र से यह सूत्र क्या बताता है कि उपयुक्त र के स्थान पर, उपयुक्त जो स बताएगा स के स्थान स और सजुष स का क्या हो जाता है? रू हो जाता है। और उपदेशे अज अनुनासिक, इस सूत्र से उत्तर का क्या हो जाता है? हलंत हो जाता है, और हलंत होने से उसका लोप हो जाता है। इसके बाद में अगला जो सूत्र आया वो क्या कह रहा है कि खर अवसान्यो विसर्जनीय। इसका मतलब होता है कि स और सजुष के स के स्थान पर जो र होता है उस र के स्थान पर क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। ये विसर्ग कब होता है? जब विसर्ग के बाद में खर विद्यमान हो, खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण विद्यमान होवे, तब क्या हो जाता है? इस तरह का विसर्ग हो जाता है। दोस्तों, हम विसर्ग संधि के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें विसर्जनीय से स। इसका मतलब क्या होता है कि विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? स हो जाता है। कब? जब खर प्रत्याहार का कोई वर्ण विद्यमान हो। विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण विद्यमान होता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाता है? स हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? स हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर आपको विष्णु प्लस त्राता, यहाँ विष्णु के बाद में विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है?
तय आ रहा है, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, तय आ रहा है। तो तय आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, सय हो जाएगा। तो क्या बनेगा, विष्णु सय, ये सय और ये त्राता, विष्णु से त्राता। इसी प्रकार से यहाँ मैं के बाद में विसर्ग है और विसर्ग के बाद में तय अक्षर आ रहा है, यानी खर प्रत्याहार का अक्षर आ रहा है। तो खर प्रत्याहार का अक्षर आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, सकार हो जाता है। तो नमः प्लस्ते का क्या बन जाएगा, नमस्ते। इसी प्रकार से साधु प्लस चलती, तो यहाँ विसर्ग के बाद में च आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर सय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सय। सय कौन सा हो जाएगा, ये संगम वाला सय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको पहले संधि बताई गई थी सचुत्व संधि, उस सचुत्व संधि का नियम लागू होता है। तो इस कारण से यहाँ पर बनेगा साधु और ये सय, ये हो जाएगा साधु से चलती, साधु से चलती, क्या हो जाएगा, साधु से चलती। इसी प्रकार से ये हो जाएगा नी, छ आ रहा है वो इस चतुर्थ कार्य होकर के निश्चल, क्या बन जाएगा, निश्चल। आप लोगों के दिमाग में यह शंका उठ रही होगी कि सर यहाँ पर जो निश्चल है या साधु से चलती है उसको हम सचुत्व संधि कहें या विस्तरक संधि कहें, तो हम इसको यहाँ पर विसर्ग संधि ही कहेंगे, क्योंकि जैसा कि कहा भी गया है कि मूल नहीं होते तो हम नहीं होते, मूल नहीं होते तो हम भी नहीं होते। तो यहाँ इस संधि का मूल क्या है, मूल कौन सा है, विसर्ग है, और विसर्ग होने के कारण यहाँ पर इसको विसर्ग संधि ही कहा जाएगा। कौन सी संधि कहा जाएगा, विसर्ग संधि ही कहा जाएगा। तो इसमें कोई किसी प्रकार की शंका करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूल नहीं होता तो हम नहीं होते। तो यहाँ पर मूल क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग होने के कारण यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है, विसर्ग संधि ही होती है। जैसे कि दो सूत्रों के माध्यम से बताया गया था, सय ससुसो रु, रु सय और सजुस के सय के स्थान पर क्या हो जाता है, रह हो जाता है। क्या हो जाता है, रह हो जाता है। और खरवसान्य विसर्जनीय से सय, इस सूत्र के आधार पर सय र के स्थान पर क्या हो जाता है, सय, और सय के स्थान पर विसर्जनीय से सूत्र से क्या हो जाता है, सय के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। ये तीनों सूत्रों की जो कड़ी है, उन तीनों सूत्रों की कड़ी को साथ लेकर के यहाँ पर विसर्ग बन रहा है। इसलिए इस संधि का जो मूल है वो क्या है, विसर्ग है। इस कारण से यहाँ पर हम कौन सी संधि मानेंगे, विसर्ग संधि ही मानेंगे, न कि सचुत्व संधि। ये बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं कई बार, इसलिए इस बात पर विशेष फोकस देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से यहाँ धनु के आगे विसर्ग लगा हुआ है और इसके आगे तय है, तो यहाँ पर भी सटुत्व कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सटुत्व कार्य हो जाएगा। तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर कौन सा स आ जाएगा, सटुत्व वाला स, ये स आ जाएगा, ये स आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, धनुष टंकार है, धनुष टंकार। कौन सा स आ गया, मूर्धन्य स आ गया, यानी यहाँ पर सटुत्व कार्य भी हो रहा है। लेकिन हम इसको क्या मानेंगे, विसर्ग संधि ही मानेंगे। इसी प्रकार से ब्रदर, ब्रदर विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के आगे ये ठ आ रहा है, तो यहाँ पर भी सटुत्व कार्य होकर के इस यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर कौन सा सय हो जाएगा, ये सय हो जाएगा। तो क्या बनेगा, वर्धष्ठगति, वर्धष्ठगति। इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से हमने सत्व विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। कौन सी संधि है यहाँ पर, सत्व विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग संधि। इसी प्रकार से एक विसर्ग संधि के लिए दूसरा जो सूत्र होता है वो होता है वासरी, वासरी। इस सूत्र के माध्यम से हम पढ़ेंगे क्या,
कि विसर्ग के बाद में, किसके बाद में? विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में क्या आए? सर प्रत्याहार आए। सर प्रत्याहार, सर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण गिने जाते हैं? स र। तो ये स, ये स और ये स, ये तीन वर्ण गिने जाते हैं। सर प्रत्याहार का वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर ये स और ये स हो जाता है, यानी ये स होगा तो यही स होगा। अगर विसर्ग के बाद में ये स आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर यही स हो जाएगा। अगर विसर्ग के बाद में ये स आ रहा है मूर्धन्य स, तो ये स ही हो जाएगा। अगर इसके बाद में ये स आ रहा है तो ये स ही हो जाएगा। कौन सा स हो जाएगा? ये स ही हो जाएगा। इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो क्या है? सत्व विसर्ग संधि होती है। जैसे हरि प्लस सेते, हरि प्लस सेते क्या बनेगा? हरि, ये स आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर ये स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हरि से सेते। क्या बन जाएगा? हरि से सेते। जैसे रामायण प्लस षष्ठ है, रामायण प्लस षष्ठ है, तो इस विसर्ग के बाद में कौन सा स आ रहा है? मूर्धन्य स आ रहा है, तो इस विसर्ग के स्थान पर भी क्या हो जाएगा? ये स ही हो जाएगा। रामस षष्ठ है, रामस षष्ठ है, ये रूप में बन जाएगा। रामस षष्ठ, ये स हो गया। कौन सा स हो गया? ये रामस षष्ठ वाला स हो गया। इसी प्रकार हम एक उदाहरण और समझा रहे हैं। सर्प है प्लस सरती, तो यहां विसर्ग के बाद में ये स आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर यही स हो जाएगा, तो बन जाएगा सर्प स रती, सर्प स रती। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सत्व विसर्ग संधि को दो सूत्रों के माध्यम से समझाया गया है। विसर्जनीय से स यानी, और दूसरा है वासरी, इस सूत्र से। दोस्तों आगे हम उत्व विसर्ग संधि के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। उत्व विसर्ग संधि। दोस्तों आप सत्व विसर्ग संधि पढ़ रहे थे। सत्व विसर्ग संधि के बाद में हम उत्व विसर्ग संधि के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। उत्व विसर्ग संधि के लिए एक सूत्र होता अतो रोरा रोर पलुताद पलुते, अतो रोर पलुताद पलुते। ये सूत्र क्या कहता है कि अपलुत यानी अवर्ण, फिर कौन सा वर्ण? अवर्ण के बाद में क्या हो? रू हो, रह हो, रोरू सहजसु सूत्र से बताया था कि रह वर्ण हो और इसके बाद में क्या होता है कि अवर्ण आए, तो क्या हो जाता है? विसर्ग के बाद में जो ये र आता है, इस र के स्थान पर ऊ हो जाता है। इस र के स्थान पे क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। अ और ऊ ये दोनों गुणकारी होकर के ओ के रूप में बदल जाते हैं। इस प्रकार का जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन को हम कौन सी संधि का नाम देंगे? उत्व विसर्ग संधि का नाम देंगे। कि अ वर्ण के बाद में विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में अगर अ आए तो जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊ और अ मिलकर के उन दोनों का जो गुण है वो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्व विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे हम इनको उदाहरण लें, शिव है
प्लस अर्चे, शिवाय प्लस अर्चे। इसका जो मूल रूप आपको पता ही है, तो सीवस होता है और स के स्थान पर खरवसानी विसर्जनीय से सूत्र से र हो जाता है और र को विसर्जनीय से स सूत्र से क्या हो जाता है, र का स हो जाता है, ये विसर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर वह में कौन सा वर्ण विद्यमान है, अ वर्ण विद्यमान है और अ के बाद में क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद में फिर क्या आ रहा है, अ आ रहा है। तो यहाँ विसर्ग का क्या बन जाएगा, उ और अ दोनों का गुण क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, दोनों का गुण क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। दोबारा देखें, यहाँ पर वह में अ वर्ण विद्यमान है और अ वर्ण के बाद में फिर से विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद में फिर क्या आना चाहिए, अ आना चाहिए। तो क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है, अ और उ ये दोनों क्या बन जाते हैं, ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे सी व विसर्ग का उ और अर्चे, यहाँ मिलाएंगे सी अ और उ का ओ की मात्रा और इसका हम पर रूप कर देते हैं सीओ अर्चे, क्या बनेगा, सीओ अर्चे। इसी प्रकार से क प्लस अयम, क प्लस अयम, क में अ वर्ण विद्यमान है, कौन सा वर्ण विद्यमान है, अ वर्ण और अ वर्ण के बाद में विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद में फिर क्या आ रहा है, अ आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा, अ और उ इसका क्या बनेगा, ओ बनेगा, अ और विसर्ग का क्या बन जाएगा, यहाँ विसर्ग के स्थान पर उ हो गया, उ और अ दोनों गुण होकर के अ ओ हो जाएंगे। तो यहाँ पर क में किसकी मात्रा जोड़ देंगे, ओ की मात्रा को और यहाँ अवग्रह चिन्ह लगा देंगे, को अयम, क्या हो जाएगा, को अयम। इसी प्रकार से क प्लस अपी, क प्लस अपी, यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि क के बाद में क्या कौन सा वर्ण विद्यमान है, क में अ वर्ण विद्यमान है, अ स्वर विद्यमान है और अ के बाद में, अ के बाद में क्या आ रहा है, अ के बाद में विसर्ग आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा और अ और उ का क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा हो जाएगी, तो को अपी, यहाँ इस अ का अवग्रह चिन्ह हो जाएगा, तो क्या रूप बन जाएगा, को अपी, क्या बन जाएगा, को अपी। इसके बाद में इस अतोरोध पलुताद पलुते सूत्र के बाद में एक नया सूत्र प्रवर्त होता है उत्व विसर्ग संधि के लिए। उस सूत्र के विषय में हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई गई है कि अ वर्ण क्या, अ वर्ण के बाद में विसर्ग और विसर्ग के बाद में फिर अ आए तो वहां पर कौन सी संधि होती है, उत्व विसर्ग संधि होती है। तो शॉर्ट ट्रिक है कि अ के बाद में विसर्ग और विसर्ग के बाद में अ आए तो वहां पर कौन सी संधि होती है, उत्व विसर्ग संधि होती है। और इस प्रकार की जो स्थिति बनती है वो कौन से सूत्र से बनती है, अतो रोध पलुताद पलुते, इस सूत्र के माध्यम से यह स्थिति बनती है। हम उत्व विसर्ग संधि के लिए एक अलग दूसरा जो सूत्र है वो है हसी चय। कौन सा सूत्र है, हसी चय, हसी चय, ये सूत्र है दूसरा। पहला सूत्र ये हो गया, दूसरा सूत्र हसी चय सूत्र। हसी चय सूत्र में क्या कह रहा है, ये हसी चय सूत्र है कि अ वर्ण हो और अ वर्ण के बाद में विसर्ग आए और विसर्ग के बाद में हस प्रत्याहार का कोई वर्ण आना चाहिए, हस प्रत्याहार का कोई वर्ण आना चाहिए। तो तब यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, उ हो जाता है, क्या हो जाता है, उ हो जाता है। और अ और उ
दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, ओ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ओ बन जाते हैं। यहाँ हस प्रत्याहार का मतलब क्या होता है कि 3, 4, 5 है, ये, वह, रे और ले, ये कोई सा भी वर्ण आए। हस प्रत्याहार में तीसरा, चौथा, पांचवा है, ये, वह, रे और ले, इन वर्णों का कोई सा भी अक्षर आए तब ये स्थिति बन जाती है। ओ का ऊ के विसर्ग के स्थान पर ऊ और अ दोनों गुण होकर के क्या बन जाते हैं, ओ बन जाते हैं। जैसे हम इसको उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। उदाहरण जैसे मन है प्लस हर, मन है प्लस हर, यहाँ नए में अ विद्यमान है, अ के बाद में विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद में ये है जो कौन सा वर्ण है, हस वर्ण विद्यमान है। कौन सा वर्ण विद्यमान है, हस वर्ण विद्यमान है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। नए में स्थित अ और ऊ ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। तो क्या बनेगा, मनोहर। क्या बन जाएगा, मनोहर। क्या बनेगा, मनोहर। इसी प्रकार से हम दूसरा सूत्र लेते हैं। यश, दूसरा जो उदाहरण ले रहे हैं वो है यशः प्लस दा। यशः प्लस दा, क्या ले रहे हैं, यशः प्लस दा, यशः प्लस दा। द वर्ग का तीसरा अक्षर आ रहा है। क्या आ रहा है, वर्ग का तीसरा अक्षर आ रहा है। तो वर्ग का तीसरा अक्षर आ रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, य स अ और विसर्ग के स्थान पर उ, तो क्या बनेगा, यशोदा। क्या बन जाएगा, यशोदा। इसी प्रकार से मन है प्लस रथ है, वही बात है। मैं, यहाँ अ और यहाँ पर ऊ है, अ और ऊ का क्या बन गया, ओ की मात्रा, तो बन गया मनोरथ। क्या बन गया, मनोरथ। मनोरथ। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपके उत्व विसर्ग संधि के जो दो महत्वपूर्ण सूत्र थे, जो आरटेट, सीटेट, सेकंड आरपीएससी सेकंड ग्रेड व आरपीएससी थर्ड ग्रेड में पूछे जाते हैं, उनके विषय में चर्चा कर चुके हैं। अब हम एक सूत्र और है, उस जो सूत्र अक्सर बार बार कंपटीशन एग्जाम की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, उस सूत्र के विषय में और चर्चा करने जा रहे हैं। तो उसके लिए है अगला जो सूत्र हम प्रवर्त करने जा रहे हैं, वो अगला सूत्र है यहाँ पर रोरी। कौन सा सूत्र है, रोरी। तो रोरी सूत्र के क्या कहता है, रोरी सूत्र वो हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं, उसके विषय में हम परिचर्चा करेंगे। दोस्तों संधि बहुत ही आसान है, लेकिन इससे में क्या है, छोटी छोटी जो ट्रिक्स आपको बताई गई है, छोटे छोटे नियम आपको जो बताए गए हैं, उन पर विशेष दृष्टिपात करें, तब जाकर के आपको आपके हृदय में कॉन्फिडेंस जागृत होगा और आप संधियों को भली प्रकार से कर पाएंगे। अब एक अलग से सूत्र बताने जा रहा हूं मैं, जिससे संबंधित जो उदाहरण है वो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, वो है रोरी। रोरी, रोरी सूत्र है। रोरी सूत्र क्या कहता है कि पूर्व पद के रकार के बाद में, क्या कह रहा है, रो का मतलब रै, पूर्व पद के रकार, रै के बाद में, यानी रै के बाद में रै आ जाए, रो रै के बाद में रै, री, रै आ जाए, तो
क्या स्थिति हो जाती है? तो पूर्व के रय का लोप हो जाता है। पूर्व के रय का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है। बिल्कुल सिंपल है कि रय के बाद में क्या है कि पूर्व पद के रय के बाद में फिर क्या आ जाए? रय ही आ जाए। तो दोस्तों क्या हो जाता है? जो पूर्ववर्ती रय है, तो पूर्ववर्ती रय है, उस पूर्ववर्ती रय का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है। और इसी क्रम में रोरी सूत्र को आगे प्रवर्त करने के लिए एक सूत्र आया, इसके साथ साथ में ड्रय लोपे, पूर्वस्य दीर्घो अणय, पूर्वस्य दीर्घो अणय। फिर यह सूत्र इसमें काम आ रहा है कि ध और लय, पूर्व के ध और लय का लोप हो जाने पर उसका पूर्ववर्ती जो वर्ण है, पूर्ववर्ती अण, पूर्ववर्ती क्या? अण, ढ और रय का क्या हो गया? लोप। इसका लोप हो गया। कौन से सूत्र से? रोही सूत्र जो बताया गया है, रकार के परे रकार होने पर यह स्थिति कब बनेगी? रकार के परे रकार होने पर, रय के बाद में रय होने पर। तो रय का लोप हो जाने पर रय से पूर्ववर्ती जो अण है, रय से पूर्ववर्ती जो अण है उसका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। दीर्घो अण, अण का क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। ए ई उ, इसका क्या हो जाता है? अण। ये अण प्रत्याहार है, इसका क्या हो जाएगा? दीर्घ। ए होगा तो क्या बन जाएगा? आ। ई होगा तो ई बन जाएगा, और उ होगा तो बड़ा उ हो जाएगा। दोबारा समझे, द और रय का लोप होने पर उस रकार या द से पूर्ववर्ती जो अण है वो अण का क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। इस प्रकार का के जो उदाहरण है, उन उदाहरणों के माध्यम से हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं कि वैसे सिंपल सूत्र है, दो सूत्र एक साथ प्रवर्त हो रहे हैं। पहला है रोरी सूत्र कि रय के बाद में रय हो तो पूर्ववर्ती रय का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद में अगला सूत्र प्रवर्त हो गया कि धलोप से पूर्व से दीर्घो अण, कि ध और रय का लोप होने पर जो अण है उस अण का क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ अण में ए ई उ ये वर्ण है, और ए का दीर्घ क्या हो जाता है? आ, ई का उ हो जाता है। अब यहाँ हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने जा रहे हैं। जैसे पुनः रय रमते, इस सूत्र में, इस उदाहरण के माध्यम से हम देख रहे हैं, इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पूर्व वर्ण में क्या है? रय। पूर्व वर्ण का अंतिम वर्ण क्या है? रय, और रय के बाद में रय आ रहा है। तो रोरी सूत्र क्या कहता है कि इस रय का क्या कर दिया जाता है? लोप कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? लोप कर दिया जाता है। और पूर्ववर्ती जो अण प्रत्याहार का वर्ण है उसका क्या कर देते हैं? दीर्घ कर देते हैं। तो इस नए में अ वर्ण विद्यमान है, अण प्रत्याहार का अ विद्यमान है, तो यहाँ पर इसका दीर्घ क्या हो जाएगा? का आ दीर्घ होने पर पू, और ये ना आगे इसे कैसे लिख देंगे? तो बनेगा पुना रमते। क्या बन गया? पुना रमते। इसी प्रकार से निर प्लस रस, रय के बाद में क्या आ रहा है? रय आ रहा है। तो इस रय का रोरी सूत्र के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? लोप कर दिया जाएगा। और लोप होने के बाद में जो पूर्ववर्ती अण प्रत्याहार का वर्ण है उसका क्या कर दिया जाएगा? दीर्घ कर दिया
जाएगा। तो यहाँ पर इसका दीर्घ क्या हो जाएगा, जा रहे थे निर परस रस। यहाँ रोरी सूत्र से पूर्ववर्ती जो र है उस र का क्या हो गया, लोप हो गया। और लोप होने के बाद में डलोप से पूर्व से दीर्घो अण है। ये सूत्र क्या कहता है कि पूर्ववर्ती रह के पीछे वाला जो अण है उसका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर इस ने का क्या हो गया, दीर्घ हो गया। तो क्या बन गया, निरस। इसी प्रकार से ये उदाहरण आरपीएससी एग्जाम सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, इस पर विशेष दृष्टिपात करें। शंभू र राजते, तो यहाँ र आ रहा है और र के बाद में फिर र आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा सूत्र प्रवर्त हो रहा है, रोरी सूत्र प्रवर्त हो रहा है। तो रोरी सूत्र प्रवर्त हो रहा है, तो पूर्ववर्ती जो रकार है उस रकार का क्या कर दिया जाएगा, लोप कर दिया जाएगा। और लोप करने के बाद में जो पीछे अण प्रत्याहार का यहां देख रहे हैं शंभूर परस राजते, यहां रोरी सूत्र प्रवर्त हो गया। रोरी सूत्र प्रवर्त होने के कारण पूर्ववर्ती जो रह है उसका क्या हो गया, लोप हो गया। और ये जो पूर्व से दीर्घो अण है इस सूत्र से इस ऊ का ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया। तो क्या बना, शंभू, बड़ा ऊ शंभू राजते, शंभू राजते, ये बन गया। इसी प्रकार से एक उदाहरण हो रहा है अंतर प्लस राष्ट्रीय। तो यहाँ पर र के बाद में क्या आ रहा है, र आ रहा है। तो रोरी सूत्र से पूर्ववर्ती जो र है उस र का क्या कर दिया जाएगा, लोप। इस र का क्या हो गया, लोप हो गया। और लोप होने के बाद में जो इससे पूर्ववर्ती अण प्रत्याहार है का वर्ण अ विद्यमान है उस अ का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर इसका दीर्घ करने पर अंत में दीर्घ कर दिया और अंतरराष्ट्रीय ये शब्द निष्पन्न हुआ, ये शब्द बना। इस प्रकार से दोस्तों आज विसर्ग संधि के विषय में परिचर्चा की गई। इस संधि में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका हो उस शंका को कमेंट्स बॉक्स में डालें। थैंक यू।